हेलो ऑडियंस, नमस्कार। भारत दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज दैनिक भास्कर अभिव्यक्ति दिनांक 13 फरवरी 2024 के लेखक हैं शेखर गुप्ता, एडिटर इन चीफ द प्रिंट। बामलाइजा, इंदिरा, राजीव और आडवाणी की भूलों ने राजनीति का इतिहास बदल दिया। आजाद भारत की 3 बड़ी राजनीतिक भूलें। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के बाद भारत के 7 दशकों के इतिहास में नेहरू गांधी परिवार की गलतियां गिनाई। इसने हमें एक और सवाल थमा दिया कि आज़ाद भारत में किसी पार्टी या किसी राजनेता ने सबसे बड़ी और सबसे अहम राजनीतिक भूल क्या थी। किसी एक गलती का नाम लेना कठिन है, इसलिए हम 3 भयंकर भूलों को गिना रहे हैं और हम अपनी यह खोज पिछले 50 साल के कालखंड तक ही सीमित रख रहे हैं। मैं इन भूलों को उसी क्रम से प्रस्तुत करूंगा जिससे मैं उन्हें सबसे प्रभावकारी मानता हूं। फर्स्ट, इंदिरा गांधी और इमरजेंसी में संघ को निशाना बनाना और उसके हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डालना, जिनमें अधिकतर गुमनाम थे। ये जनसंघ के उन नेताओं से अलग थे जिन्हें उन्होंने जेल में बंद किया था। दूसरा, 1989 में राजीव गांधी द्वारा सरकार न बनाने का फैसला, उनका कहना था कि जनादेश उनके खिलाफ है और भी उसका सम्मान करेंगे, जबकि उनकी पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी 197 सीट थी। तीसरा, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से चुनाव जीतने से उत्साहित होकर आम चुनाव समय से 6 महीने पहले करवाना। आपका पहला सवाल यह हो सकता है कि इमरजेंसी थोपे जाने को आपने सबसे बड़ी राजनीतिक भूल क्यों नहीं माना, उसके बजाय आरएसएस के कैडर को निशाना बनाने और जेल में डालने की को इतना अहम कैसे माना। इन सवालों का जवाब सीधा सा है। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने की मोहताज से जल्द ही बरी हो गई थीं। 3 साल के अंदर ही वे भारी बहुमत से सत्ता में लौट आईं। इमरजेंसी के बाद के 46 वर्षों में से 25 साल अगर उनकी पार्टी सत्ता में रही तो साफ है कि जनता ने इमरजेंसी वाली उनकी भूल माफ कर दी, लेकिन इसने एक राजनीतिक ताकत के तौर पर आरएसएस को वैधता प्रदान कर दी और उसे उनकी पार्टी के मुख्य वैचारिक प्रतिद्वंदी का दर्जा दे दिया, जबकि तब तक उनकी पार्टी की मजबूती यह थी कि उसे किसी विचारधारा से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उन्होंने आरएसएस को कुछ हद तक ताकत भी दिला दी। समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने भी उसके कैडर को अपना हराबल दस्ता बना लिया। कुछ समय बाद जनसंघ ने भाजपा के रूप में नया अवतार ले लिया, जो बाद के दशकों में कमजोर पड़ती कांग्रेस की एकमात्र वैचारिक प्रतिद्वंदी बन गई। 1989 के चुनाव ने राजीव गांधी की कांग्रेस को 1984-85 की 414 सीटों से 197 सीटों पर सिमटा दिया था। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी जनता दल, जिसे केवल 143 सीटें मिली थीं और जिसके सबसे बड़े नेता बीपी नरसिंह सिंह प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। बीपी सिंह प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा न करने का फैसला करके एक ऐसे अस्वाभाविक गठबंधन का रास्ता बना दिया जिसमें एक दूसरे के घोर वैचारिक दुश्मन भाजपा और वाम दलों ने बाहर से समर्थन देकर बीपी सिंह की सरकार बनवा दी। राजीव ने सोचा होगा कि इस तरह का बेमेल गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा और वे अकेले चुनाव में वापस सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि भाजपा को कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प के रूप में खड़ा करने का मौका लाल कृष्ण आडवाणी को देने के क्या खतरे हो सकते हैं। उधर कांग्रेस कमजोर पड़ती गई, इधर आडवाणी की भाजपा की सीटों की संख्या बढ़ते ही सैकड़ों के अंक में पहुंच गई और उसने अछूत वाले अपने ठप्पे से इस हद तक मुक्ति पा ली कि 1998 में पर्याप्त संख्या में क्षेत्रीय दलों ने उनके साथ गठजोड़ कर मंडलवादी और वामपंथी दलों ने भी भाजपा के साथ गठबंधन स्वीकार कर लिया। यह 1989 में राजीव गांधी की ओर से मिला उपहार था। जरा सोचें, कांग्रेस ने 197 सांसदों के बावजूद सरकार बनाने से मना कर दिया, जबकि इसके बाद 20 वर्षों 1996, 1998, 1999, 2004 तक बने सभी गठबंधनों का नेतृत्व उस पार्टी ने किया जिसे इससे कम सीटें मिली थीं। गठबंधन की अपरिहार्यता को राजीव भांप नहीं पाए और उन्होंने अपने सबसे तेज तर्रार प्रतिद्वंदियों को सत्ता सौंपने का जो फैसला किया, उसने राजनीति की
दिशा बदल डाली। जनवरी 2004 तक 3 हिंदी प्रदेशों में भारी चुनावी जीत हासिल करके भाजपा नेतृत्व उड़ान भरने लगा था। उसने मान लिया था कि वहां जो हुआ वह उसके प्रभाव वाले दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। प्रमोद महाजन के नेतृत्व में उसके विचारकों और आडवाणी जी के साथ जुड़े तत्वों ने फैसला कर लिया कि चुनाव समय से पहले करवा लेना चाहिए और लहर का लाभ उठाना चाहिए। संदेह जाहिर करने वाले एकमात्र नेता थे वाजपेयी। आडवाणी गुट एक और मंशा से भी काम कर रहा था, जो उतना छिपा हुआ भी नहीं था कि वाजपेयी की सेहत उन्हें 5 साल से ज्यादा नहीं सक्रिय रहने देगी। इसके बाद आडवाणी आसानी से उत्तराधिकारी उत्तराधिकार संभाल लेंगे। उस समय भारत ने 3 तिमाहियों तक औसत 8% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की थी। इसने इंडिया साइनिंग मुहिम शुरू करने का पर्याप्त कारण उपलब्ध करा दिया। उस जोश में भाजपा वह काम करना भूल गई जिसने उसे सत्ता में पहुंचाया था। वह काम था अपने गठबंधन के साथियों को जोड़े रखना। इसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उसे कांग्रेस से 7 कम यानी 138 सीटें ही मिली थीं। ये लेखक के अपने विचार हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।